नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीएस के बारे में, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें होता क्या है, ये लेके कौन आया था, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, आप कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें किस किस टाइप के अकाउंट होते हैं, सारी चीज मैं आपको फुल्ली क्लियरिफाई कर दूंगा, जिसमें कि आपको कोई और वीडियो देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा आपके लिए एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम लोग इसमें एलिजिबिलिटी जानने के लिए। एलिजिबिल कौन कौन होता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए? आपके जॉब वाले हो सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, सबको इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से लेके 60 साल के बीच का कोई भी बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट अपना चालू कर सकता है एनपीएस में। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ये भी नहीं चाहिए होगा कि आप चाहे ओसीआई हो चाहे एनआरआई हो चाहे आपके इंडियन हो, कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं इसमें किस किस टाइप के अकाउंट होते हैं। इसमें मेनली दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक टीयर 1 अकाउंट होता है, एक टीयर 2 अकाउंट होता है। टीयर 1 अकाउंट क्या होता है, उसमें आपको फिक्स रहेगा, आपको मार्केट में इन्वेस्ट होगा आपका पैसा, कुछ परसेंट मार्केट में, कुछ परसेंट गवर्नमेंट बॉन्ड में, कुछ परसेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड में, कुछ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में। ठीक है। उसमें टीयर 1 अकाउंट में भी देखिए, अगर आप जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आप बता सकते हैं कि मैं इतना इतना पैसा इस एसेट क्लास में एलोकेट करना चाह रहा हूँ। पहला एसेट क्लास क्या होता है आपका, इक्विटी। इक्विटी में आप मैक्सिमम 75% इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही अगर बात की जाए गवर्नमेंट बॉन्ड या तो फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड की, तो उसमें आप पूरा पूरा 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आप उसमें मात्र 5% अपना पूरे फंड को एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन मिलता है आपको, एक एक्टिव चॉइस का मिलता है, एक ऑटो चॉइस का मिलता है। एक्टिव चॉइस में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से एसेट क्लास में आपको कितना कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और ऑटो चॉइस में आपको मिल जाता है 3 क्राइटेरिया, एक मिलता है एग्रेसिव, एक होता है मॉडरेट, एक होता है कंजर्वेटिव। एग्रेसिव में आपका क्या रेशियो हो जाता है एसेट्स क्लास का, 75 इक्विटी, 10 आपका गवर्नमेंट बॉन्ड और 15 आपका कॉर्पोरेट। ठीक है। इसी हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे मैं आपको लगा दे रहा हूँ, ये रहा इसका, ये रहा इसका। और एक्टिव में जैसा मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 75 तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं और इसमें 100 तक, उसमें आप कुछ भी प्ले आउट कर सकते हैं, चाहे इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, कोई भी आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है। तो आते हैं हम लोग टीयर 2 अकाउंट में। टीयर 2 अकाउंट में क्या होता है, पूरा पैसा आपका मार्केट में लगता है। मार्केट में अगर आपका पैसा लग रहा है तो आप पूरा पूरा है तो इक्विटी में ही डालोगे, तो इसलिए इक्विटी में वहां पे 100% का भी ऑप्शन रहता है। ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप इसमें एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप आइदर खुलवा भी सकते हैं टीयर 2 अकाउंट या नहीं भी खुलवा सकते हैं, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में या तो फिर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करके आप अपना टीयर 2 वाला चीज आप दूसरी जगह से पा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर ग्रेजुटी आपकी हो जाती है, जैसे 60 साल हो जाता है, तो इसमें आपको दो हिस्से में आपको डिवाइड होगा। एक मान लीजिए आपका 1 करोड़ का लमसम अगर पोर्टफोलियो अगर बन गया है इसमें, तो 60 लाख आपको डायरेक्ट मिल जाएगा और बचा 40 लाख हो जाएगा, वो आपको धीरे धीरे अप टू आप जब तक आप जिंदा रहें तब तक आपको मिलता रहेगा। यही अगर बीच में अगर आपकी डेथ अगर हो जाए तो इसी के लिए आपसे लिया जाता है 3 नॉमिनी। इसमें आप मैक्सिमम 3 नॉमिनी अलॉट कर सकते हैं और उसमें आप ये भी अलॉट कर सकते हैं कि इन 3 नॉमिनी में से पहले नॉमिनी को मैं 60% पैसा देना चाहता हूँ, सेकंड को 25%, थर्ड को कुछ और, ऐसे करके आप इसमें भी आप प्ले आउट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे कि मैं बात कर रहा था डेथ होने पे क्या कर सकते हैं। डेथ होने पे आपका जितना भी पैसा बचा होगा आपके एनपीएस में, वो आपके नॉमिनी को चला जाता है। और बहुत लोग पूछते हैं कि सर इसमें विड्रॉल कैसे कैसे कर सकते हैं। पहले तो इसमें लॉकिंग ज्यादा थी, अब क्या हो गया है, 3 साल के लिए लॉकिंग हो गई है। अगर आपका 3 साल पूरा हो गया तो आप जितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अपने पर्सनल से जितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 25% विड्रॉ कर सकते हैं, पहला विड्रॉल। उसके बाद अगर विड्रॉ अगर करना चाहें तो फिर 5 साल के बाद कर सकते हैं। उसके बाद विड्रॉल करना चाहें तो फिर अगले 5 साल बाद कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई विड्रॉल नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम 3 विड्रॉल अलाउड है, वो भी जितना आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल हो उसका 25%। टीयर 1 अकाउंट अगर आपने खोल लिया है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा कोई ना कोई एक आपका एक्टिव फंड मैनेजर। ये टोटल 11 है आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अलॉटेड, जिसमें कि आपका एक्सिस भी है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, अलग अलग करके 11 है। इसकी मैं लिस्ट आपको यहाँ पे लगा दूंगा। हाँ, इसमें सबसे बड़ा चीज मैं आपको बता दूं, पहले क्या था, पहले अगर आपने एक एक्टिव मैनेजर अगर आपने चूज कर लिया तो वही आपको सारे एसेट क्लास में आपको वही रखना पड़ेगा।
पर अब गवर्नमेंट क्या करती है, अब उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं इक्विटी के लिए मैं इसको लूं। अगर कोई इक्विटी में अच्छा कर रहा है कोई फंड, तो मैं इक्विटी के लिए उसको ले लूंगा। और उसके बाद मैं गवर्नमेंट बॉन्ड में जैसे कि एसबीआई और एलआईसी अच्छा करता है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद अगर कॉर्पोरेट में अगर एचडीएफसी अच्छा करता है या एक्सिस अच्छा करता है या आपका एसबीआई अच्छा करता है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। हाँ, अगर अल्टरनेटिव फंड की मैं बात करूं तो आपको उन्हीं तीनों में से जो भी फंड मैनेजर आपने सिलेक्ट किया है उसी में से आपको सिलेक्ट करना होगा। हाँ तो फ्रेंड्स, इसको लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, एनपीएस में क्यों ही इन्वेस्ट करेंगे? वो बोलेंगे मैं डायरेक्ट नहीं इन्वेस्ट कर लूं, अपना कोई म्यूचुअल फंड ले लूं, कोई ईटीएफ ले लूं, या मैं डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लूं। ऐसा इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा ही क्यों कोई? क्योंकि इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। आप 80C में 1.5 लाख तक का अपना डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद आप अपना 80CCD1B में आप 50,000 रुपए और क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद 80CCD2 में अगर आप मान लीजिए ऐसा कर लेते हैं, एनपीएस में अपने एम्प्लॉयर को बोल देते हैं आप मेरी तरफ से कंट्रीब्यूट करो और मैं भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करता हूं, तो उसमें आप क्या क्या बचा सकते हैं? उसमें आपके बेसिक का 10% तक आप उसमें भी आप सेव कर सकते हैं, वो भी आपका टैक्स फ्री रहेगा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, आपका तीन बेनिफिट मिल रहा है आपको। एक तो 1.5 लाख का, उसके बाद 50,000 का, उसके बाद जो आपका एम्प्लॉयर आपकी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा उसका 10%। और यहीं अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वहां पे 10% से बढ़ के क्या हो जाता है, 14% हो जाता है। हाँ तो अब हम बात करते हैं इसमें फीस क्या क्या आपकी लगती है। एनपीएस अकाउंट आपको खुलवाने के लिए मात्र आपको 400 रुपए की एक अकाउंट ओपनिंग फीस लगती है। उसके बाद जो आपका फंड मैनेजर जो रहेगा वो आपसे लेगा 0.5%। ठीक है, आप जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 0.5% लेगा। या तो फिर उसमें भी एक कैपिंग है, मिनिमम 30 रुपए आपसे चार्ज करेगा। उसके अलावा मैक्सिमम आपसे क्या चार्ज कर सकता, मैक्सिमम वो आपसे चार्ज कर सकता है 25,000 ईयरली। तो अगर इस वीडियो को आपने अगर पूरे अच्छे तरीके से अगर सुन लिया है तो आपके एनपीएस से रिलेटेड सारे मैंने डाउट इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है। हाँ, एक डाउट अभी आपका बचा होगा कि फंड मैनेजर कौन सा हम चूज करें। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो या 4 मिनट की वीडियो में आपको क्लियरली आपको समझा दूंगा कि आपको इस फंड के लिए, जैसे कि अगर इक्विटी के लिए लोग बोलते हैं एक्सिस यूज कर लें। अरे एक्सिस की हिस्ट्री तो आप देखिए, वहां पे एक्सिस अभी आया कितने साल को, 2 साल हुआ है अभी उसको आए। वहीं अगर एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी आपकी बहुत पुराने टाइम से चल रही है। एनपीएस आया कब था? एनपीएस आया था 2009 में। उसके बाद संशोधन होते 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 2016 में सबके लिए अलाउड कर दिया गया। प्राइवेट भी कर सकते हैं, आपके सरकारी वाले भी कर सकते हैं। तो 2016 के बाद से इसमें ज्यादा चलन आया एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने का। अलग अलग फंड मैनेजर्स आ गए इसमें। तो आपको कौन सा फंड मैनेजर चूज करना होगा वो मैं बताऊंगा उस अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो आप 60% पैसा जो आपको मिलेगा एक लमसम में जब आपकी ये 60 साल हो जाएगी, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें आपका एग्जाम्प्ट कैटेगरी में आएगा, क्योंकि जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तभी आपको एग्जाम्पशन मिला। उसके बाद जो आपको वहां पे इंटरेस्ट जिस रेट से आपका पैसा ग्रो किया वो भी आपका एग्जाम्प्ट में आएगा। ठीक है, और जब भी आप विड्रॉल लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ नहीं लगेगा, वो भी आपका एग्जाम्प्ट के ही कैटेगरी में जाएगा। हाँ, बचा हुआ जो 40% पैसा रहेगा वो आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कट के आएगा, जो आपको मंथली फॉर्म में आएगा। हाँ, एक चीज मैं इसमें आपको बता दूं, पहले क्या था, आपको 60 साल पे आपको पैसा मिल जाता था, या उसी पैसा को आप लमसम के अमाउंट में आप निकाल सकते हैं, मंथली या क्वार्टरली। ठीक है, या ईयरली आप निकाल सकते हैं। तो अब इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 60 टू 75 ईयर्स तक कर दिया गया है। ये पॉइंट मैं मिस कर रहा था, तो ये भी पॉइंट मैंने आपको इंक्लूड कर दिया। अगर आपको वीडियो अगर पसंद अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के मैं आप एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही अच्छी पॉइंट मैं आपके लिए लेके आऊंगा। आपके फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी करवा दूंगा। ठीक है, आप कैसे कैसे आप अपना पूरा रॉबस्ट एक वो बना सकते हैं पोर्टफोलियो, इसके लिए मैं आपको मदद करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी मैंने अगर वैल्यू अगर जनरेट किया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ एक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।